तो देखिए छोटे से वीडियो में 20-25 मिनट के एक छोटे से वीडियो में केवल दो बात मैं कम्युनिकेट करूंगा। एक बात मैं कम्युनिकेट करूंगा कि वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है, वेलोसिटी सिलेक्टर ये मैं कम्युनिकेट करूंगा, इससे हम क्या समझते हैं, इसका क्या उपयोग है, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये कम्युनिकेट करूंगा इस 20-25 मिनट के वीडियो में कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड on a current carrying wire, देखिए एकदम सीरियस रहिए, नहीं तो बाहर जाके बात कर लीजिए, कोई बहुत जरूरी बात है बाहर जाकर कर लीजिए। तो अब देखिए फोर्स एक्सपीरियंस ऑन अ करंट कैरिंग वायर kept in a uniform magnetic field and definition of ampere। दो बातों को गौर से देखिए, दो ही बात मैं बताऊंगा। एक तो वेलोसिटी सिलेक्टर, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, क्या यूजेस है और कैसे ये काम करता है। छोटा सा ये है, फट से खत्म हो जाएगा। पैर देखिए बैक से टच कर रहा है, ये बताएंगे। और दूसरी चीज बताएंगे फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन अ करंट कैरिंग वायर केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। ये दो बात बताएंगे, खूब अलर्ट होके देखिए। और 20-25 मिनट में एकदम फाइनल खत्म। और तैयार करने की मानसिकता से देखिए, यहाँ तैयार करिए वो रिवीजन और फिर सवाल लगाइए। कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है। हर चैप्टर में 12-15 पॉइंट, 3-3 पॉइंट में एवरेज एक बार में 3-4 बोल ही देता हूँ। एक बार में समझ जाइए, एक बार वीडियो रिवाइज है, सवाल बात खत्म बात। और कुछ भी इसके बाहर अभी तक नहीं आया, आगे भी नहीं आया। और हर चैप्टर में ऐसा है, एक के बार में मैं सब ऐसे खोल दूंगा, एक के बार में सब दिखा दूंगा। लेकिन ये देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च तक ये एकदम विश्वास जम जाएगा कि हर टॉपिक में ऐसा ही है। इससे आसानी टॉपिक आगे हैं, इससे कठिन है। तो अब आप देखिए वेलोसिटी सिलेक्टर, फोर्स एक्सपीरियंस ऑन अ करंट कैरिंग वायर केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, दो बात मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए वेलोसिटी सिलेक्टर समझ लीजिए। वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है? वेलोसिटी सिलेक्टर ऑडिबल हो रहा है? यस। वेलोसिटी सिलेक्टर एक डिवाइस है, एक अरेंजमेंट है, जिसकी मदद से हम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, बड़ा मजा आ रहा है, देखिए इधर देखिए, हमारे पास पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं जो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। बंच ऑफ पार्टिकल, मान लीजिए इतना खांची भर पार्टिकल है और सब डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, और हमको एक पर्टिकुलर स्पीड का पार्टिकल चाहिए। बात को समझिए, वेलोसिटी सिलेक्टर को एक ही बार में समझ लीजिए। हमारे पास मान लीजिए बंच ऑफ पार्टिकल्स है और सब पार्टिकल्स डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, और हमको एक पर्टिकुलर स्पीड का पार्टिकल चाहिए। तो हम जिस अरेंजमेंट से, जिस डिवाइस से उस पर्टिकुलर स्पीड के पार्टिकल को सेलेक्ट करते हैं, उसी को वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं। कौन सी बड़ी बात? कोई बड़ी बात नहीं। अब कैसे ये करते हैं ये मैं समझा दे रहा हूं। देखिए ऐसा है कि यहाँ पे एक छोटा सा होल बनाते हैं, यहाँ पे कंक्रीट होता है, वो एक चीज होती है, कोई पार्टिकल इस एरिया से नहीं जा सकती है, उसमें एक छोटा सा होल बनाते हैं और एक और होल यहाँ बनाते हैं। ठीक इसके सामने एक और होल यहाँ बनाते हैं। कैसे ये वर्क कर रहा है ये हम बता रहे हैं। इसमें एक स्पेस यहाँ देते हैं जहां से पार्टिकल्स इंटर कर सके, और ठीक उसके सामने एक और स्पेस देते हैं जहां से पार्टिकल्स निकल सके। बात समझ में आई? तो गौर से देख रहे हैं आप, अंडरस्टैंड हो रहा है? अब देखिए यहां से घुसने वाली पार्टिकल यहां से वही निकल पाएगी जो इस रीजन में अनडेविएटेड है। क्लियर बात हो गई? यहां से इंटर होने वाली पार्टिकल यहां से तभी निकल पाएगी ठीक सामने जब इस रीजन में वो अनडेविएटेड जाए। अगर वो डेविएट करेगी तो यहीं कहीं रुक जाएगी, अगर वो डेविएट करेगी तो यहीं कहीं रुक जाएगी, अगर वो डेविएट करेगी तो इस होल से नहीं जाएगी, यहीं से टकरा के रुक जाएगी। ये मेरे कहने का मतलब है। ये मेरे कहने बहुत स्मॉल होता है, पार्टिकल्स भी बहुत छोटी होती हैं, छोटे से में बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो अब क्या है कि अगर थोड़ा भी डेविएट करेगी तो यहाँ आके टकरा जाएगी। लेकिन ध्यान से यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए डेकोरम होता है, उसको 100% स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। इसमें मेरा फायदा नहीं है,
मेरा तो है ही कि एक क्लास चलेगी, लेकिन अगर उसको आप कट करिए पढ़ से, तो उससे क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम ही पैसा देने से पढ़ाई शुरू होती है, फीस जमा करने से पढ़ाई शुरू होती है, पढ़ाने से पढ़ाई होती है। सारी बातें अच्छी होंगी तब बात होती है। टीचर भी अच्छे से पढ़ाए, फीस दिए, ईमानदारी से आप पढ़िए भी। आप नहीं पढ़ेंगे ना, अच्छा मजाक करेंगे, ज़िंदगी मजाक हो जाएगी। हम बता रहे बहुत बहुत बुरा मजाक होगी, बहुत बुरा, उसको आप सोच भी नहीं सकते। अभी आप सोच भी नहीं पाएंगे, लेकिन हो जाती है। तो गौर से देखिए, यहाँ से घुसने वाली पार्टिकल ठीक इसके बाहर तब निकलेगी जब वो अनडेविएटेड जाए इस रीजन में। बात समझ में? अगर थोड़ी भी डेविएट करेगी तो यहाँ आके टकरा जाएगी। बात समझ में? बात समझ में? यस। तो अब इस रीजन में क्या होता है? इस रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। इस रीजन में क्या होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। बात समझ? तो कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल इसके अंदर इंटर करेगी तो इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात स्पष्ट है? अगर इस तरह से इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करते हैं कि दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगे, समझ में आया? इस तरह से इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स को अरेंज करते हैं कि दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगे, तो वही पार्टिकल इस पार से इस पार जाएगी जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ रुक जाइए, बता रहे हैं, पूरी बात सुन लीजिए, हम सब बताएंगे। जो आप सोच रहे हैं वो सब बताएंगे, फिर कोई बात हो तो पूछिए। तो देखिए, यहां से यहां तक कोई पार्टिकल वही जाएगी जिसपे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वल एंड अपोजिट लगे, यानी कि नेट फोर्स जीरो, वही ना अनडेविएट होगी। बोलो भाई। यस सर। वही अनडेविएट होगी जिसमें नेट फोर्स जीरो हो। देखिए इधर, जिसमें नेट फोर्स जीरो वही ना अनडेविएट होगी। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए v स्पीड की हमको पार्टिकल चाहिए, अगर मान लीजिए v स्पीड की पार्टिकल चाहिए, तो v स्पीड से मूव करने वाली पार्टिकल को हमको इस तरह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अरेंज करना है कि वही अनडेविएट जाए। ठीक है? तो उसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होगा? E इंटू ई। अगर चार्ज Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है, तो Q इंटू ई। बात समझ में? और नेट मैग्नेटिक फील्ड फोर्स क्या होगा? QVB। बात समझ में आई? अब Q कट जाएगा, तो हमको जो डिजायर्ड स्पीड चाहिए, अगर वो V है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हम इस तरीके से चूज करते हैं कि E/B का रेशियो V के बराबर हो। बात समझ में? अगर वो पार्टिकल जो हमें चाहिए, उसकी डिजायर्ड पार्टिकल की स्पीड V स्पीड का पार्टिकल इस पार चाहिए, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से हम एडजस्ट करते हैं कि E/B का रेशियो V के बराबर। तो जिस पार्टिकल, अगर E/B का रेशियो V के बराबर है, तो V स्पीड का ही पार्टिकल पे इक्वल अपोजिट मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल फोर्स रहेंगे और नेट फोर्स जीरो होगा, तो V ही अनडेविएटेड जाएगी, V ही निकलेगी और V ही हमको जरूरत थी। इस तरीके से एक बंच ऑफ पार्टिकल जिसमें डिफरेंट स्पीड्स हैं, हम एक पर्टिकुलर स्पीड की पार्टिकल को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसी को हम कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्ट। क्लियर है? अब इसमें हम इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे, छोटे मोटे सवाल आपको देंगे, स्पीड दे देगा, E दे देगा, V पूछ देगा, E और V पूछ लेगा किस स्पीड की पार्टिकल जाती है, तो ये सब पूछेगा, आप कर दीजिएगा। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड यूज पूछ लेगा तो आप समझा दीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बहुत बड़ा किस्सा ये नहीं है। बात समझ में आई? अच्छा, अब आप नेक्स्ट दो डिस्कशन देखिए, और आज का क्लास मैं ओवर कर रहा हूँ, ठीक है ना? ये जो वीडियोस भले नहीं जा रहे थे, लेकिन वीडियो बन के स्टोर है कि नहीं स्टोर है? ऐसे अनसपोर्टेड फाइल कर रहा था, इसका मतलब ये स्टोर है कि नहीं है? बाद में चले जाएंगे ना, ये नहीं कि चिल्लाना सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा ना, ये बात फाइनल हो गई। अब फिर से रिवीजन में ये सब बात करेंगे, जो नहीं आया वो वीडियो से देख लेगा, ठीक है ना? हम खत्म तो करें, अरे 5 अभी 1 महीना 5 तारीख को होगा, 1 महीने में आपका 50% हमने कर दिया, 50% और बचेगा। इनका हमने कर दिया 50 प्लस 75% कर दिया, 80% करीब कर देंगे, इनका हो जाएगा। इनका थोड़ा ज़्यादा टाइम है, फिर बाकी हो जाएगा, फिर रिवीजन हो जाएगा।
अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट गौर से देखिए भाई, अच्छे से देखिए। एक आखिरी पॉइंट बता रहे हैं, इससे प्रश्न बनते हैं और धड़ाधड़ कर लीजिएगा। वो प्रश्न क्या है, गौर से देखिए। अगर दो पैरेलल वायर्स हैं, अगर दो पैरेलल वायर्स हैं इनफाइनाइट लेंथ के, अगर दो पैरेलल वायर्स हैं इनफाइनाइट लेंथ के और दोनों में I1 I2 करंट फ्लो कर रही है, अगर दो पैरेलल वायर्स हैं इनफाइनाइट लेंथ के, पहले ये नहीं बताना है, पहले वो बताना है। पहले सुनिए, ये डेफिनेशन ऑफ एम्पियर वाली बात बाद में बताएंगे। पहले आप ये देखिए, फोर्स एक्सपीरियंस्ड, पहले आपको बता रहे हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये बताने जा रहा है। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दें तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ये बताने जा रहा है। जैसे मान लीजिए L लेंथ का एक कंडक्टर है, जैसे मान लीजिए L लेंथ का ये कंडक्टर है, ठीक है ना, L लेंथ का ये कंडक्टर है, सॉरी, मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में ये रख दिया गया, मान लीजिए L लेंथ का ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, सिलिंड्रिकल वायर है और इस वायर में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है ना। फिर से सुनिए, एक L लेंथ का एक कंडक्टर है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B में इसको रख दिया गया। मैंने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बोर्ड के अंदर दिखाया है इस केस में, तो इस वायर पे भी एक फोर्स लगेगा, बात समझ में आ गई, इस वायर पे भी एक फोर्स लगेगा। मैं वही फोर्स बताने जा रहा हूं, कितना लगेगा और क्यों लगेगा, बात समझ में, बात समझ में। पहली बात तो समझिए, इसके ऊपर फोर्स क्यों लगेगा, ये समझिए। अरे यार ये वायर है, तो वायर के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, पॉजिटिव आयंस जगह जगह क्रिस्टल लेटिस में गुथे होंगे, कौन सी बड़ी बात है। जैसे ये वायर है, इस वायर में क्या होगा, अंदर से इसके क्रिस्टल लेटिस में जगह जगह पॉजिटिव आयंस ऐसे गुथे होंगे और इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड के रूप में फैले होंगे, यही ना होगा, बोलिए। अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का डायरेक्शन ये होगा, क्योंकि एक्चुअल में जो बोलते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, उसमें पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं फ्लो करता है, उसमें हमेशा नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है। और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं, और बाय कन्वेंशन उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम कन्वेंशनल करंट या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, केवल इलेक्ट्रॉनिक फ्लो करता है। ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्लियर, क्लियर। अब आप सोचिए, इस कंडक्टर के अंदर अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मूविंग चार्ज पार्टिकल। क्या है इलेक्ट्रॉन यार, मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो मूविंग चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड में क्या लगता है, फोर्स, क्या लगता है, फोर्स। आप नहीं कुछ बोल रही है, केवल सर हिलाते हैं, लगता है ना, क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स। अब इसके ऊपर लग रहा है फोर्स, लग रहा है कि नहीं, यस बोलो भाई, इसके ऊपर, और ऐसे कई इलेक्ट्रॉन हैं, तो हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, और हर इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है वही मिला जुला के इस कंडक्टर पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स है, जब इसकी लेंथ L है और इसके अंदर करंट I है। बात समझ में? यस सर। अब उसको समझिए कि फोर्स किधर लगेगा, अब उसको समझिए कि फोर्स किधर लगेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है और अगर करंट ऐसे जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, कैसे लगेगा, फोर्स क्या होगा, क्यू, रुकियो, क्या होगा, Q इंटू V क्रॉस V। तो इसका Q निगेटिव है, तो चलिए Q निगेटिव है इसका, तो V क्रॉस V यानी इधर, तो इधर लगेगा फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का Q निगेटिव है। तो इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। बात समझ में आई? यस सर। इतनी बात समझ में आई? इसी फोर्स का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये होगा I, यानी जो कि करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, और ब्रैकेट में होगा L क्रॉस B, जिसमें L क्या होगा, लेंथ, और लेंथ का डायरेक्शन, लेंथ वेक्टर होगा, लेंथ क्या है, वेक्टर, और लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा,
वो डायरेक्शन होगा जिधर करंट फ्लो। ऊपर अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो इस लेंथ के बराबर वेक्टर एल होगा। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बता दीजिए। हाँ बता दे रहे। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है आई एल क्रॉस बी, तो जो एल क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। वही बता रहे थे, वही बता ही रहे थे। तो फोर्स का डायरेक्शन है आई एल क्रॉस बी, तो जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, वही जो एल क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो सबसे पहले आई तो आप समझ गए करंट क्या होती है, ठीक है ना। दूसरा एल वेक्टर को हम क्या समझते हैं, एल वेक्टर जैसे मान लीजिए इसका लेंथ एल है और करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो एल वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इस लेंथ के बराबर है और डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में, वो एल वेक्टर है। और बी है मैग्नेटिक फील्ड जो आपका दिया हुआ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। अब फोर्स निकालिए, आई करंट है, स्केलर है, ठीक है ना। एल क्रॉस बी क्या होगा, इस केस में एल ऊपर है और बी नीचे है, तो एल क्रॉस बी आप जानते हैं, दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे करेंगे, फोर्स उधर आएगा। यस सर। चाहे इलेक्ट्रॉन से फोर्स निकालिए चाहे इस फॉर्मूले से निकालिए, डायरेक्शन एक ही आ रहा है। अब आप दो बात समझ चुके होंगे कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, आई एल क्रॉस बी, और उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, और साथ में वो फोर्स क्यों लगता है। वो फोर्स बेसिकली फोर्स ऑन द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है। इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। यस एकदम साफ है। यस सर। कोई सवाल आएगा तो लगा देंगे। यस सर। बोलिए भाई, संतुष्ट यस है? सर। देखिए ये सो रहे हैं। तो देखिए अब मैं इसी से आपको डेफिनेशन ऑफ एम्पियर बताऊंगा। क्या बताऊंगा? डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, ठीक है। अब गौर से देखिए डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, और आज का क्लास में खत्म कर रहा हूं। कल मैं 8 बजे एकदम स्टार्ट कर दूंगा, एकदम स्टार्ट कर दूंगा। जिस तरह से आप लोग ऐसे इमरजेंसी में थोड़ा काम होता है, इमरजेंसी में थोड़ा काम होता है, ठीक है ना, आराम आराम से काम होता है। रोज एक घंटा 40-40 मिनट का चलता रहता है, वो ठीक रहता है। अब एकाएक सिलेबस खत्म नहीं हुआ ऐसे है, तो इमरजेंसी, फिर भी इमरजेंसी में भी मैं टेंशन में काम नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं खराब कर रहा हूँ, मैं अच्छे से अच्छा इमरजेंसी में भी कर रहा हूँ, आराम ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है। तो अब आप देखिए, मैं आपको नेक्स्ट चीज बताने जा रहा हूँ। बहुत गौर से देखिए, बहुत अच्छे से देखिए। नेक्स्ट चीज क्या है, ध्यान से देखिए सर। नेक्स्ट चीज क्या है कि अगर दो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, अगर दो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हैं इनफाइनाइट लेंथ के और वैक्यूम में रखे हैं, अगर दो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हैं इनफाइनाइट लेंथ के और वैक्यूम में रखे हैं, और दोनों में एक में करंट मान लीजिए I1 और दूसरे में करंट I2 जा रही है, तो इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा, उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, और इसी की मदद से डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, जो कि आप क्लास 9-10 से ही रटते आए हैं, उसका मतलब अभी आप बढ़िया से समझ जाएंगे। क्लास 9-10 से आपको समझाया जाता है, क्या समझाया जाता है, 1 एम्पियर इज दैट करंट विच व्हेन फ्लोज थ्रू 2 पैरेलल वायर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ केप्ट इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस 1 मीटर अपार्ट, मान लीजिए यहाँ डी डिस्टेंस 1 मीटर अपार्ट, अट्रैक्ट्स और रिपेल्स ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। अरे बाप रे बाप, हमको तो पता नहीं कैसे याद, यही डेफिनेशन देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, अरे इसमें एक दो चीज काट दिया होगा, कंप्लीट डेफिनेशन यही है, यही किताब में। तो अब देखिए, इधर देखिए, हमको ध्यान से देखिए। तो अब इसको थोड़ा सा याद किया, थोड़ा सा भूल भी जाएंगे, सुबह रटेंगे शाम को भूल भी जाएंगे, लेकिन इसको बढ़िया से अगर अभी समझ जाएंगे तो डेफिनेशन क्रिएट कर लेंगे। डेफिनेशन क्या कर लेंगे? क्रिएट। खूब बढ़िया समझिए। इसमें I1 करंट है, इसमें I2 करंट है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि इन दोनों के बीच फोर्स कैसे लगेगा। पहली बात मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि अगर करंट का डायरेक्शन सेम है तो फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव होगा, और करंट का डायरेक्शन अगर डिफरेंट है तो फोर्स का नेचर रिपल्सिव होगा। ये दोनों बात मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ, आपके प्रीवियस नॉलेज से मैं एसोसिएट कर दे रहा हूँ। देखिए, इधर देखिए, इस वायर में I1 करंट फ्लो कर रही है और
और इसमें फ्लो करने वाली करंट की वजह से ये वायर इसको अट्रैक्ट कर रहा है, जिसमें I2 करंट फ्लो कर रही है। तो अट्रैक्ट कैसे करेगा? सबसे पहले आप देखिए, अट्रैक्ट तब करेगा जब इसके ऊपर फोर्स लगेगा। यस सर। और इसके ऊपर फोर्स कब लगेगा? जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। अभी अभी आपको बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड होगी तभी करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगेगा। अभी अभी बताया। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से होगी? जब इसको वैक्यूम में रखे हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर में फ्लो करने वाली करंट की वजह से होगी। और ये स्टेट एक्सपेरिमेंट में आपको समझाए थे। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड आल्सो करंट, इलेक्ट्रिसिटी आल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। और अभी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में 4-5 दिन बाद बताएंगे कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसको पढ़ाने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपको पढ़ाएंगे कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड हेंस electricity and magnetism are not in watertight compartmentalization. They have an underlying unity, though they have some differences also. Getting? किस तरीके, हाँ, इस तरीके से बात को समझाएंगे, ठीक है ना? तो ये मेरी बात समझ रहे हैं किस तरह से क्रम जा रहा है? एक विजन बन रहा है ना, लेकिन जिस दिन आपके अंदर विजन बन गया, विजन आपका एक दर्शन क्रिएट हो गया चैप्टर्स का, उस दिन आपको रटना नहीं पड़ेगा। उस दिन आप अंडरस्टैंड करके बहुत बातों को जानते रहेंगे और तभी आपके अच्छे अच्छे सवाल भी लगेंगे, ठीक है ना? तो अब आप देखिए, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कहाँ होगी? मैंने आपको बताया है कि अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कहाँ होगी? अंदर की, अंदर। अब ये वाला केस देखिए, इसमें करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स कहाँ होगी? आप इधर देखिए, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर की ओर है, तो फोर्स कहाँ होगी? I into L क्रॉस B। L ये हो गया, क्रॉस B, यानी फोर्स अगर पैरेलल वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ये वाली बात मैंने सिद्ध करके दिखा दी। उसी तरीके से अपोजिट में ये वाली बात आ जाएगी, वो आप खुद देख लीजिएगा, उसके लिए टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम, ठीक है ना? सिर्फ 2-3 मिनट और बोलेंगे फिर आपकी बात खत्म। अब देखिए कितना फोर्स लगेगा, अब देखिए कितना फोर्स लगेगा। इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी μ0I/2 पाई डी, ये मैं पहले प्रूफ करके दिखा चुका हूँ। यस सर। अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, उसमें I1 करंट है, तो उससे d दूरी पर परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी μ0I1/2 पाई डी होती है। ये मैं प्रूफ करके दिखा चुका हूँ भाई। यस सर। एकदम समझ में आ रहा है बढ़िया से ना? सर। लेकिन 99% नहीं समझ में आ रहा है, 100% समझ में आ रहा है। और 99 है, हमसे पूछिए 99 का क्या मतलब है? जब एग्जैक्ट बातें हैं, मैथ्स फिजिक्स में एग्जैक्ट बातें होती हैं, इवन केमिस्ट्री बायोलॉजी में भी होती हैं एकदम को। मैंने बताया ना कि ऑब्जेक्टिविटी, रेशनैलिटी और यूनिवर्सलिटी, ये तीन चीज होती है। ये नहीं कि जो लंदन में जो फिजिक्स पढ़ी जाती है वो डिफरेंट है, जो अमेरिका में पढ़ी जाती है डिफरेंट है, उसमें एक अंडरलाइंग यूनिटी है। आर्ट सब्जेक्ट में थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ का कल्चर आप स्टडी करिए और अमेरिका का कल्चर स्टडी करिए, उसमें डिफरेंसेस आ जाएंगे, ठीक है ना? मेरी बात समझ रहे हैं ना? हालांकि ऐसा मत सोचिए कि आर्ट्स इन्फीरियर है। मैं आपसे बताऊं, साइंस की लिमिट यहाँ खत्म होती है, आर्ट्स वहीं से शुरू होता है। इस घर को बनाना साइंस है, इस घर में रहना आर्ट्स है। नॉलेज का एक्विजिशन साइंस, सब छोड़िए, सुन लीजिए थोड़ा हमारा ये सब ड्रामेबाजी ने, सुनिए, मजा लीजिए उसका। ये देखिए, नॉलेज का एक्विजिशन साइंस है और नॉलेज का एक्सप्रेशन आर्ट्स है। टीचिंग इज एन आर्ट। ये मत सोचिए किताब को आप पढ़ के खूब बढ़िया से ये फ्रंट फुट है, ये बैक फुट है, ये है, तो ये है, ये कवर ड्राइव है, तो आप बड़े बहुत बढ़िया बल्लेबाज बन जाएंगे। बीवन रिचर्ड तो कुछ नहीं जानता था भाई। सुनील गावस्कर तो बुकिश प्लेयर था, बुकिश, एकदम बुकिश स्ट्रोक्स हैं उसके, लेकिन रिचर्ड्स तो एकदम नेचुरल हिसाब किताब था। ये किशोर कुमार को संगीत का वो थोड़ा मतलब शास्त्रीय डिग्री थोड़ा उसके पास थी। जितने एक्सेप्शनल हुए हैं, कबीरदास जी ने एक्सेप्शनल टैलेंट्स जो हुए हैं वो बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं गए, हालांकि स्ट्रक्चर्ड वे में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो किसी कारण से नहीं जा पाया, वो बात दूसरी है। हाँ, वो कोई कारण से, नरेंद्र मोदी को ही देखिए, तो एक्सेप्शनल लोग का ये नहीं कि स्ट्रक्चर्ड वे में ही गए हैं, हालांकि स्ट्रक्चर्ड वे में जाना चाहिए, वो नहीं जा पाया किसी कारण से, नहीं जा पाया, बात दूसरी, ठीक है? तो अब देखिए, हाँ, तो ये साइंस आर्ट्स को इंफीरियर मत समझिए। साइंस को प्रैक्टिस करने वाला आर्ट्स को प्रैक्टिस करने वाले के अंडर में नौकर होता है आमतौर पर। अभी देखिए एग्जाम्पल, आप नेताओं को देख लीजिए, इतने अधिकारी कहाँ से बनेंगे? आर्ट्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो
आर्ट्स भी पढ़ रहे हैं, उसके जीवन की आर्ट्स आपको पता होनी चाहिए, जीवन की आर्ट्स पता होनी। भाई अगर आप जीवन से ही सीखते हैं तो किसी विश्वविद्यालय शिक्षा की जरूरत नहीं, हालांकि शिक्षा का ही महत्व है। तो देखिए इधर अब वर्ष देखिए, काम की बात पे आई, काम की बात पे आई। तो अब आप देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये क्या है μ0I/2πd। देखिए यार इधर काम की बात पे आई, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2πd होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब आप देखिए इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा बताइए। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स बराबर I यानी I2 L क्रॉस B। मान लीजिए L लेंथ हमने लिया, L लेंथ लिया, L लेंथ लिया, तो अब देखिए L का डायरेक्शन ये है, Yes, sir. B का डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच एंगल कितना है 90। तो L क्रॉस B, L भी sin 90, L भी हो गया sin 90 Yes, sir. बराबर। अगर L लेंथ लिया तो L into B हो गया, और B कितना है μ0I/1/d हो गया, ये फोर्स हो गया। Yes, अब sir. देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना है μ0I/1/2/d। यस सर। अब यही डेफिनेशन ऑफ एम्पियर है, इसी से डेफिनेशन ऑफ एम्पियर निकलता है। इतनी बात सुन लीजिए, इसको कट कर लीजिए। वो भी खुश हो गए, लिख कर भेजे थे डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, मैंने उसको बता दिया। तो सुनिए डेफिनेशन ऑफ एम्पियर क्या है, पहले सुन लीजिए तब कट करिएगा कि 1 एम्पियर इज दैट करंट, 1 एम्पियर इज दैट करंट, इसको I1 I2 को 1 मानिए, which when flowing through two parallel wires of infinite length kept at a distance 1 meter apart attract or repel each other μ0I/, ये 2πd था ना, μ0I/2πd, ये 2π, ठीक है, ये 2π यहाँ लिखना भूल गए। हाँ वही ऊपर में, ऊपर छोड़ दिए μ0, हाँ ठीक है 2πd, यही नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ इतना हो गया। अब 1 एम्पियर की परिभाषा देखिए, 1 एम्पियर इज दैट करंट which when flowing through two parallel wires of infinite length kept in vacuum, vacuum से मतलब किसी और फोर्स का इफेक्ट नहीं है वहां पर, Yes, sir. at a distance of 1 meter apart attract or repel, attract तक पड़ेगा सेम डायरेक्शन में करंट है, repel तक पड़ेगा वही डायरेक्शन में करंट है, attract or repel each other with a force of 2 into 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ, यस सर। न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। μ0/4π की वैल्यू क्या थी 10 to the power -7, और μ0/2π की वैल्यू क्या है 2 into 10 to the power -7। बात समझ में आ गई? Yes, sir. चलो कट कर दो बेटा, कट कर दो बेटा, 4 बज गया, अब तुरंत निकल जाओ।